कुछ चींटियां उस शिकारी के हाथ पर चढ़ गईं, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने उन्हें झटकने की बजाय चुपचाप निगल लिया, क्योंकि ये शिकारी सामने खड़े जंगली बैलों का शिकार करना चाहते थे। जरा सी भी हलचल और सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। जब बैलों का झुंड चट्टान के किनारे पहुंचा तो शिकारियों को यह मौका अच्छा लगा। उन्होंने फौरन हमला कर दिया। बैल भी तेज रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन सही वक्त पर शिकारियों ने उनकी तरफ भाले फेंक दिए और बैल फौरन वापस पलट गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे गहरी खाई है। बैल एक एक करके खाई में गिरने लगे। यह देखकर बैलों का राजा फौरन समझ गया और वह गुस्से में शिकारियों की तरफ दौड़ने लगा। वह अपनी रानी की मौत का बदला लेना चाहता था। गुस्से से भरे उस विशाल बैल को अपनी तरफ आते देख आज पहली बार शिकार पर निकला लड़का, जिसका नाम हंटर है, वह घबरा गया और पीछे की तरफ भागने लगा। इसी दौरान उसके बाप विल ने उसे आवाज लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़के के संभलने से पहले ही बैल ने उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान लड़के के बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए भाला फेंका, जो सीधा जाकर बैल के पेट में लगा। लेकिन जख्मी होने के बावजूद बैल ने लड़के पर हमला किया और उसे अपने सींगों पर उठा लिया और फिर लड़के को चट्टान के किनारे पर ले जाकर खाई में फेंक दिया। जब सबने जाकर देखा तो लड़का चट्टान के किनारे लटका हुआ था। लड़के के बाप ने उसे पकड़कर रखने को कहा, लेकिन अचानक वह पत्थर टूट गया जो लड़के ने पकड़ा हुआ था। लड़का नीचे एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। बाप अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे कूदना चाहता था, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने कहा कि अब उसे बचाना मुमकिन नहीं है और कबीले का सरदार होने के नाते उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए और सभी लोगों को सुरक्षित वापस कबीले ले जाना चाहिए। बाप ने भारे मन के साथ अपने बेटे की याद में एक समाधि बनाई और अपने साथियों के साथ वापस कबीले लौट गए। और कहानी अब यहाँ से फ्लैशबैक में एक हफ्ता पीछे चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कबीले के लोग बड़े जोश के साथ शिकार की तैयारी कर रहे हैं। वे सख्त पत्थरों को तोड़कर हथियार बना रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। कबीले के नए लड़कों को शिकार में शामिल होने के लिए सबसे तेज और नुकीला हथियार बनाना होता था, और जो इस मुकाबले में कामयाब होता वही शिकार पर जाने के काबिल समझा जाता। इसी मुकाबले में विल का बेटा हंटर भी कामयाब हो जाता है। उसी रात हंटर की माँ परेशानी से विल से कहती है कि हंटर को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, वह अभी बच्चा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मगर विल गंभीरता से जवाब देता है कि सर्दियां आने वाली हैं और साल के इस वक्त में सभी को शिकार पर जाना पड़ता है। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो सर्दियों में भूख से मर जाएंगे और हंटर को खुद को साबित करना होगा कि वह मेरा बेटा है। अगली सुबह जब कबीले के सब लोग शिकार के लिए निकलते हैं तो हंटर की माँ बहुत परेशान होती है, मगर विल उसे तसल्ली देता है कि हंटर को कुछ नहीं होगा और फिर वे सब शिकार पर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक दूसरा कबीला भी मिलता है जो उन्हीं की तरह सर्दियों के लिए शिकार की तलाश में निकला था। लंबे और खतरनाक सफर के बाद वे एक बड़े पत्थर के ढांचे तक पहुंचते हैं जो उनके पुरखों ने बनाया था, क्योंकि इसी सफर में पहले कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जंगली सूअर नजर आता है जिसे वे भाले से जख्मी कर देते हैं। फिर विल अपने बेटे हंटर से कहता है कि तुम इसे मारो, मगर हंटर ने पहले कभी शिकार नहीं किया था, इसलिए वह उसे देखकर घबरा जाता है और हंटर उसकी जान नहीं लेता। तब विल गुस्से में उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीन लेता है और खुद जंगली सूअर को मार देता है। फिर सख्त लहजे में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। यहाँ सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं, यही जंगल का कानून है। उसी रात जब सब लोग आग के गिर्द बैठकर शिकार खा रहे होते हैं तो अचानक अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। विल फौरन सबको खबरदार करता है और अगले ही पल एक शेर झपटता है और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह वे सब उस लड़के की याद में एक छोटी सी समाधि बनाते हैं और फिर आगे सफर जारी रखते हैं। मगर कई मील चलने के बावजूद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। थके हारे वे रात गुजारने के लिए एक गुफा में रुक जाते हैं, जहां विल अपने बेटे हंटर के हाथ पर तारों जैसे कुछ टैटू बनाता है और उसे बताता है कि यह आसमान के तारों का नक्शा है। अगर कभी शिकार के दौरान तुम भटक जाओ तो इन्हीं तारों का पीछा करते हुए अपने घर वापस पहुंच सकते हो। अगली सुबह वे दोबारा शिकार की तलाश में निकलते हैं और तभी उन्हें जंगली भैंसों के कदमों के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर वे उन भैंसों का शिकार शुरू करते हैं और यही वह पल होता है जब एक गुस्से से भरी जंगली भैंस हंटर पर हमला कर देती है और उसे पहाड़ी से उछाल देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हंटर नीचे गिरते हुए आखिरी पल में एक पत्थर पकड़कर चट्टान के किनारे लटक जाता है। विल फौरन वहां पहुंचकर अपने बेटे से कहता है, हिम्मत मत हारना,
मैं तुम्हें बचा लूंगा। मगर अचानक वह पत्थर टूट जाता है और हंटर चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है और पत्थरों के बीच बने एक तंग रास्ते में जा गिरता है। विल अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाना चाहता है, मगर कबीले वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम तुम्हें भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि तुम हमारे सरदार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षित वापस घर ले जाओ। मगर विल पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें देता रहता है। आखिरकार जब सुबह तक कोई जवाब नहीं आता तो सब लोग हंटर की याद में वहां एक छोटी सी पत्थर की समाधि बना देते हैं और शिकार लेकर वापस कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद हंटर के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। वह गिद्ध को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक देता है और अपने बाप को आवाज देता है, मगर हर तरफ खामोशी होती है। उसे समझ आ जाता है कि सब उसे मरा हुआ समझकर जा चुके हैं। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में वह खाई धीरे धीरे एक नदी में बदलने लगती है। हंटर को समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसे यही खतरा मोल लेना होगा। जब पानी काफी गहरा हो जाता है तो वह हिम्मत करके नीचे छलांग लगा देता है, मगर पानी में गिरते ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वह खुद को किसी और जगह पाता है। वह जिंदा तो बच गया था, मगर उसके पैर की हड्डी मुड़ गई थी। वह लकड़ियों की मदद से अपने पैर को बांधता है ताकि चल सके और बड़ी मुश्किल से वापस उसी चट्टान के ऊपर पहुंचता है जहां से वह गिरा था। मगर वहां पहुंचकर जब वह देखता है कि उसके लिए समाधि बना दी गई है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसके बाप विल और कबीले वालों ने यकीन कर लिया था कि वह मर चुका है। उसी पल आसपास से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। खतरा महसूस करके हंटर फौरन एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वहीं गुजारता है। अगली सुबह जब वह पानी पीने जाता है तो उसे भेड़ियों का एक झुंड नजर आता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। हंटर फौरन पेड़ की तरफ भागता है, मगर एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है। हंटर फौरन चाकू से उस पर वार करता है, जिससे वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और हंटर किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। सारी रात भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते रहते हैं, मगर सुबह होते ही वे सब वहां से चले जाते हैं। सिर्फ वही जख्मी भेड़िया बाकी रह जाता है जिसे हंटर ने रात को जख्मी किया था। हंटर सबसे पहले अपने चाकू की मदद से एक भाला बनाता है और भेड़िए को मारने के लिए उसके करीब जाता है। मगर जब वह जख्मी और बेबस भेड़िए को देखता है तो उसके दिल में अचानक दया आ जाती है और वह उसे मारने का इरादा बदल देता है। इसके बाद हंटर सबसे पहले एहतियात के तौर पर भेड़िए के मुंह को एक पट्टी से बांध देता है और फिर बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर उसी गुफा में ले जाता है जहां वह पहले अपने कबीले के साथ एक रात ठहरा था। अगली सुबह उठते ही वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने निकल पड़ता है और काफी तलाश के बाद कुछ जड़ी बूटियां लाकर उन्हें पीसकर अपने जख्मी पैर पर लगा लेता है। इसी दौरान जब वह पानी पी रहा होता है तो अचानक उसकी नजर भेड़िए पर पड़ती है जिसने अपने मुंह पर बंधी रस्सी खोल ली होती है। यह देखकर पहले तो हंटर घबरा जाता है, मगर फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे पानी देने लगता है। भेड़िया उसे करीब आते देखकर डर जाता है, लेकिन हंटर नरमी से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। जैसे ही भेड़िया पानी पी लेता है तो उसे भी अंदाजा हो जाता है कि हंटर उसका दुश्मन नहीं है। हंटर जो जड़ी बूटियां अपने लिए तैयार कर रहा था वही अब वह भेड़िए के जख्मों पर भी लगा देता है और साथ ही वह कीड़े भी उसे खिला देता है जो वह खुद खाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा भरोसा और रिश्ता बनने लगता है। शाम होने से पहले हंटर बड़ी मुश्किल से एक खरगोश का शिकार कर लेता है, क्योंकि कई घंटों से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। रात को वह बड़ी मेहनत से आग जलाकर खरगोश को पकाता है और उसमें से कुछ हिस्सा भेड़िए को भी खिला देता है। दोनों बुरी तरह जख्मी होते हैं, इसलिए कई दिनों तक उसी गुफा में ठहरे रहते हैं। एक रात हंटर अपने हाथ पर बने हुए वे टैटूज देखता है जो उसके बाप विल ने बनाए थे और आसमान की तरफ देखकर उन्हीं तारों को तलाश करता है। वह धीमी आवाज में कहता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, अपने माँ बाप के पास। और फिर वह भेड़िए से कहता है कि तुम्हें भी अपने झुंड के पास लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वह सफर के लिए तैयार हो जाता है और भेड़िए से कहता है कि अब तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़ना शुरू हो जाए। मगर जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि वही भेड़िया जिसका नाम उसने अल्फा रखा था उसके पीछे पीछे आ रहा है। काफी दूर तक चलने के बाद भी अल्फा उसका पीछा नहीं छोड़ता।
हंटर कई बार उसे भगाने की कोशिश करता है, मगर अल्फा वापस उसके पास आ जाता है क्योंकि अब उसके दिल में हंटर के लिए एक खास लगाव पैदा हो चुका था। आखिर हंटर ने उसकी जान बचाई थी। इसी दौरान अल्फा को एक जंगली सूअर नजर आता है और वह उसका शिकार करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। हंटर समझ जाता है कि अल्फा भूखा है, इसलिए वह अपना जमा किया हुआ खाना उसे दे देता है। ये पहली बार होता है जब अल्फा हंटर के हाथों से खाना खाता है और उसी पल उन दोनों के बीच दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। कुछ देर बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार कर लेता है और वे दोनों उसे मिलकर खाते हैं। अगली सुबह अल्फा हंटर का मुंह चाटकर उसे जगाता है और हंटर हंसते हुए कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है। फिर वह उसे जबरदस्ती नदी में धकेल देता है और दोनों नदी में नहाने लगते हैं। इसी दौरान अल्फा पानी से एक मछली भी पकड़ लेता है। इसके बाद हंटर दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को जब दोनों आग के पास बैठे होते हैं तो अल्फा अचानक कुछ महसूस करता है और थोड़ी देर बाद वहां कुछ और भेड़िए आ जाते हैं। अल्फा उनके पास जाता है क्योंकि वे उसका अपना झुंड था। हंटर यह देखकर सब समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फा कुछ पल हंटर को देखता है और फिर अपने झुंड के साथ चला जाता है। अगली सुबह हंटर अकेला ही अपना सफर जारी रखता है। अब सर्दी बहुत बढ़ चुकी होती है और चारों तरफ बर्फ पड़ रही होती है। इसी बर्फ में चलते हुए उसे दूर कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खाते नजर आते हैं और उन्हीं में अल्फा भी शामिल होता है, मगर बाकी भेड़िए अल्फा को शिकार खाने नहीं देते। हंटर उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है, मगर अचानक दौड़ते हुए उसके कदमों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह नीचे पानी में गिर जाता है। दरअसल वह एक जमी हुई झील होती है। अल्फा फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और बर्फ पर कूद कूद कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर बर्फ बहुत मोटी होती है। पानी के अंदर हंटर की सांसें तेज होने लगती हैं, मगर वह बड़ी मुश्किल से अपना चाकू निकालता है और बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है। इस तरह एक बार फिर वे दोनों मिल जाते हैं। हंटर जल्दी से आग जलाकर अपने कपड़े उतारता है और खुद को गर्म करता है। अगली सुबह वह अल्फा के साथ अपना सफर दोबारा शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है कि शायद अब उसे मदद मिल जाएगी। मगर जब करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह आदमी सख्त सर्दी की वजह से जमकर मर चुका है। हंटर को यह देखकर बहुत दुख होता है। फिर वह उस आदमी के टेंट के अंदर जाता है, मगर वहां उसे कोई खास चीज नहीं मिलती, इसलिए वह उस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि कुछ लकड़बग्घे उनका पीछा कर रहे हैं। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और एक गुफा में जा छुपते हैं। वे लकड़बग्घों से तो बच जाते हैं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वे एक उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर के घर में घुस चुके हैं। दरअसल वह गुफा एक ब्लैक पैंथर की होती है। अचानक वह ब्लैक पैंथर हंटर पर हमला कर देता है, मगर इससे पहले कि वह हंटर तक पहुंचे अल्फा उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जब अल्फा लड़ते लड़ते कमजोर पड़ने लगता है तो हंटर फौरन अपना तीर कमान उठाकर ब्लैक पैंथर को तीर मार देता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। अल्फा की जान तो बच जाती है, मगर इस लड़ाई में उसे कई गहरी चोटें लग चुकी होती हैं। हंटर फौरन उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे वादा करता है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह एक बार फिर हंटर और अल्फा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कई मील तक बर्फीले मैदानों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार हंटर को वही पत्थर की समाधि नजर आती है जो उनके पुरखों ने बनाई थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वह अब तक सही रास्ते पर चल रहा था और उसका कबीला ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद से भरा हुआ वह दोबारा सफर शुरू करता है, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक अल्फा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके जख्म और कमजोरी अब इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह आगे चलने के काबिल नहीं रहता। यह देखकर हंटर एक पल भी बर्बाद नहीं करता और अल्फा को अपनी गोद में उठा लेता है और बर्फीले तूफान के बीच कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। कई हफ्तों के लगातार सफर और सख्त सर्दी ने हंटर की ताकत भी लगभग खत्म कर दी थी। हर कदम उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार एक जगह पहुंचकर उसे दूर धुंध में अपना कबीला दिखाई देने लगता है। इसी दौरान कबीले के लोगों को भी दूर से
एक साया आता हुआ नजर आता है और हंटर के बाप विल को अंदाजा होने लगता है कि शायद कोई वापस लौट रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर को देखकर हंटर की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए वह कबीले तक पहुंच जाता है, मगर जैसे ही मंजिल सामने आती है वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसे देखकर उसके माँ बाप दौड़कर उसके पास आते हैं और कुछ पलों तक उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यह सच में उनका बेटा है, क्योंकि वे तो मान चुके थे कि हंटर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मगर अब उसे जिंदा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी हालत में हंटर कमजोर आवाज में अपने बाप से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए, और यह कहते ही वह बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब हंटर होश में आता है तो वह अपने घर के अंदर होता है। उसके आसपास उसके माँ बाप और कबीले के लोग बैठे होते हैं और अल्फा भी उसके करीब ही आराम कर रहा होता है। लेकिन तब उन्हें एक हैरान करने वाली सच्चाई का पता चलता है कि अल्फा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। यह देखकर हंटर चौंक जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि अल्फा दरअसल एक मादा भेड़िया थी और वह प्रेग्नेंट होने के बावजूद पूरे सफर में उसका साथ देती रही। यह जानकर हंटर भावुक हो जाता है। वह अल्फा को गले लगा लेता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि कुछ हफ्तों बाद बच्चे बड़े हो चुके हैं और एक नई शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा वक्त जब इंसानों ने जंगल के जानवरों से भी दोस्ती करना सीख लिया है, और इसी के साथ यह दिल को छू लेने वाली कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर।